तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच पधारे हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय सर को, जिनको हम तब से उन्मुखता के साथ सुनना चाहते हैं। सर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, इस पूरे ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर जी, जो स्वयं में एक ऐसे स्तंभ है कि जिनको देख करके ही प्रेरणा मिलती है, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप कुमार डे जी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी मित्रों, जीवन में हर समय सीखने के लिए होता है और अभी भरत शरण सिंह जी ने हमारे लिए यही बताया है। हम यहाँ बैठे हैं, शायद हमको ऐसी धूप में इकट्ठे बैठने का उतना अभ्यास नहीं होगा, लेकिन यह भी हमारे लिए एक पाठ है, यह भी एक सीख है। हर समय एक समान स्थिति नहीं रहने वाली है जीवन में। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति को स्वीकार कर उसमें से कुशलता से मार्ग निकालना, यही हर युवा का एक लक्ष्य भी होता है, उसका उद्देश्य भी होता है। चूंकि यह शुभारंभ कार्यक्रम है, अधिकांश विद्यार्थी पहली बार आए होंगे, शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने छोटे स्थान से चल करके यहाँ बड़े शहर में आए होंगे। बड़े शहर में आने पर और एक कठिनाई होती है, हर जगह जाइए कहीं तिराहा मिलेगा, कहीं चौराहा मिलेगा, कहीं पचरा और छहराहा भी मिल जाता है। वो नया व्यक्ति बाहर से आता है, उसको समझ में नहीं आता किधर जाना है, हर जगह इंडिकेशंस नहीं मिलते। लेकिन अगर उसका लक्ष्य निर्धारित है तो वह उसमें से भी रास्ता खोज लेगा। इन्हीं को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। हर व्यक्ति के जीवन में समय समय पर कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, जहां पर व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। अगर सही दिशा में कदम गया तो अवश्य वह अपने मंजिल को पहुंचता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। और अगर यह कदम गलत दिशा में गया तो वह लक्ष्य से भटक भी सकता है। और इसलिए सदा हर अपने लक्ष्य को याद रखना, उस ओर बढ़ना, उस पर एक्सरसाइज करना, यह हर व्यक्ति के लिए एक सहज स्वाभाविक कार्य है। लेकिन महर्षि अरविंद आश्रम जो पांडिचेरी में है, महर्षि अरविंद के बाद जो उसकी प्रमुख रही श्री मां, वो कहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक जीवन लक्ष्य होना चाहिए। जो जीवन लक्ष्यहीन होता है वह सुखहीन भी होता है। जैसा तुम्हारा जीवन लक्ष्य होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अतः तुम्हारा जीवन लक्ष्य होना चाहिए उच्च और विशाल, विनम्र और उदार। तब तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं तो औरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब विचार करिए कि हम अपनी यात्रा प्रारंभ करने के बाद यहां तक तो आ गए। मैं कई बार बोलता हूं कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली विद्यार्थी हैं। थोड़ी देर के लिए ध्यान करिए, जब हमने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी, एक छोटे से विद्यालय में हमारे मोहल्ले के आसपास के विद्यार्थी ही हमारे साथ होते थे।
हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मोहल्ले से पूरे शहर के विद्यार्थी आ गए। कक्षा की संख्या हमारी 50, 60, 100 जो भी होगी उतनी ही रहती है। हम थोड़ा और आगे बढ़े, कॉलेज लाइफ में आ गए, कक्षा 10 पास किया, 11वीं 12वीं पास कर ली, तो हम देखेंगे दूसरे शहर के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए और क्लास का साइज वही है। अर्थात हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे साथियों का जो दायरा है, परिक्षेत्र है, स्पेक्ट्रम है, वह बढ़ता चला जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पक्षी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाता जाता है, उसको देखने का जो परिक्षेत्र स्पेक्ट्रम है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन और एक चीज है, जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता जाता है, पक्षी भी ऊपर बढ़ता जाता है, उसका स्पेक्ट्रम तो बढ़ा, लेकिन कुछ विषयों को देखने का जो उसकी दृष्टि है वह बहुत बारीक हो जाती है और शार्प हो जाती है। किसी भी विषय में देखेगा बहुत गहराई से देखेगा, दूर तक का विजन भी रखेगा, अर्थात उसकी वर्टिकल हाइट भी यह भी आने लगती है। हमारी स्थिति वैसी ही है कि हम आज ऐसे स्थान पर आ गए हैं, अनेक शहरों के विद्यार्थी हमारे साथ में हैं। हो सकता है देश के बाहर के विद्यार्थी भी हमारे मित्र बन जाएं कुछ समय के बाद, तो हम देखेंगे कि हम उन विद्यार्थी जो हमारे पास प्रारंभिक कक्षा में थे, उनमें से सेलेक्ट होते होते हम यहां तक आ गए कि देश के बाहर के व्यक्ति भी हमारे मित्र बन गए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि धीमे धीमे हम कुशलता, सफलता की सीढ़ियां बढ़ते जा रहे हैं। आज की आवश्यकता यही है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना, देखते जाना और आकलन करते जाना। लेकिन इस सबको करने के लिए अभी मेरा जैसा परिचय कराया, आरोग्य भारती में है, तो आरोग्य भारती में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होती है और थोड़ी स्वास्थ्य के पहलू भी मैं सबके सामने रखूंगा। अभी हम युवा हैं तो शायद हमको लगता होगा हमें एनर्जी बहुत है, होती भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि हम में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो शायद कम हाथ उठेंगे। हाँ, कुछ उठेंगे। हाँ, अभी जो पंखा चल रहा है ये शायद अधिक शारीरिक व्यायाम हो जाएगा जो रोजाना करते हैं। और इसलिए अगर किसी विद्यार्थी से पूछो भाई क्यों नहीं करते हो, वो एक ही बात कहेगा, समय नहीं मिलता। वो सोचता है कि वो दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति है कि समय नहीं मिलता उसको। मुझे एक घटना ध्यान में आती है, 2015 की घटना है। बेंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी है, जैसे यह एक यूनिवर्सिटी है, वहां भी है एस व्यासा, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, डीम्ड यूनिवर्सिटी। उनका एक कार्यक्रम चल रहा था, मधुमेह मुक्त भारत अभियान। सौभाग्य से मैं उसका संयोजक होने के नाते से पूरे देश में प्रवास करता था। दिल्ली में हमारी एक रिव्यू मीटिंग चल रही थी। उस रिव्यू मीटिंग में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनको हमने बुलाया था। उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया, शायद हमारे लिए कुछ प्रेरणा दे सके। उन्होंने कहा कि आज के व्यक्ति को पूछो कि आप शारीरिक व्यायाम क्यों नहीं करते, तो वो यही कहेगा हमको समय नहीं मिलता। उन्होंने कहा मैं 2014 में वर्तमान के प्रधानमंत्री और 2014 के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सुरक्षा प्रमुख था और 2014 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी थे। प्रतिदिन 4-5 सभा में भाषण देते थे। एक सभा में 40 से 45 मिनट बोलते थे। वो एक सभा को छोड़कर लगभग सभी जगह समय पर पहुंचे। एक लगभग 600 सभाएं की।
उसी समय पर वो मुख्यमंत्री थे, तो रोजाना की फाइल रोजाना निपटाना यह भी उनका एक काम था। वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, चुनाव की व्यवस्था करना, अगले दिन के मुद्दे तय करना, सहयोगियों से योजना बनाना, यह काम भी रोजाना करते थे। इतना सब होने के बावजूद भी मेरे ध्यान में ऐसा आता था कि वे सबसे समझौता कर सकते थे, लेकिन अपने समय में से 1.5 घंटे से वो समझौता नहीं करते थे। आधा घंटे में तैयार होना और 1 घंटे प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना। तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार युवाओं से पूछता हूं कि क्या आप प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा व्यस्त हैं क्या, कि जो समय नहीं निकाल सकते। वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, मुख्यमंत्री, रोजाना अलग अलग स्थानों पर उनकी सभाएं हो रही हैं, तो भी वो 1 घंटा व्यायाम के लिए निकाल रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा है तो वह चाहे ट्रेन में यात्रा करे, चाहे अलग अलग स्थानों पर ठहरे, प्रतिदिन समय निकाल सकता है। ध्यान करिए, कभी किसी पूर्व सैनिक को देखिए या पूर्व खिलाड़ी को देखिए, अपना सैन्य जीवन से रिटायर होने के बाद भी, खिलाड़ी जीवन से रिटायर होने के बाद भी वह अपने समकक्ष आयु के दूसरे मित्रों से अधिक स्वस्थ दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी युवावस्था में शारीरिक व्यायाम या उसका फिजिकल एक्सरसाइज का बैंक बैलेंस इतना बना के रखा है कि अधिक आयु होने पर भी वे बराबर स्वस्थ दिखलाई पड़ते हैं और जीवन भर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। दूसरा, कोरोना में जिसकी सर्वाधिक चर्चा हुई, इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी कहां से? एक पहलू व्यायाम है, दूसरा मुख्य पहलू है हमारा आहार विहार, भोजन। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते करते रहते हैं भोपाल में, लेकिन मोबाइल से सर्च करके चाइना का भोजन, दक्षिण भारत का भोजन, इटली का भोजन करते हैं। आज पश्चिमी देशों में जाएंगे तो वहां पर अभियान चल रहा है, सीजनल फूड, रीजनल फूड, लोकल फूड। और हम भोपाल में रहकर इस सीजन में भी कहीं पर भी वो यहां बैठ के चाइना का भोजन ही पसंद करते हैं, उत्तर भारत में दक्षिण भारत का ही पसंद करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया, यस्य देशस्य योजन्तु तज्जं तस्यौषधम हितम। जो व्यक्ति जहां रहता है उसको वहीं की औषधि, आहार विहार ही हितकारी होता है। अर्थात हमारा जो लोकल भोजन है उसी से ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। हमारे घर में बनाए हुआ जो भोजन है, हमारी माता जी ने, किन्हीं की श्रीमती जी ने, बहन जी ने, जिन्होंने भी प्रियजन ने बनाया है, यह भोजन ही जिसमें भाव का भी महत्व है, वही सर्वाधिक लाभकारी है। मेरे जैसा व्यक्ति जो रोजाना घूमता रहता है, रोजाना एक नए शहर में रहना होता है उसे, हम लोगों का एक ही नियम रहता है, जहां जाओ वहां का लोकल भोजन करो। अभी 2 दिन पहले हैदराबाद में था, तो वहां का भोजन है चावल और सांभर, चावल और रसम और मट्ठा, वहां वही लिया। 2 दिन उसके बाद कोटा गया राजस्थान, वहां पर क्या रोटी सब्जी जो है वही लिया। अभी यहां आए तो यहां का भोजन। अर्थात जहां पर है वहां का लोकल भोजन करना, जिस ऋतु में प्रकृति ने दिया वो भोजन करना। और एक आयुर्वेद में टर्मिनोलॉजी है विरुद्ध आहार, अनकंपेटेबल फूड। इसकी अगर जानकारी है, थोड़ा बहुत पालन कर सकते हैं, तो हम शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ा सकते हैं।
तो मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, एक 2-3 बिंदु बताए देता हूं। बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडा, ये दोनों भी भोजन, ये दोनों भी चीजें एक साथ नहीं लेना। हम भोजन कर रहे हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं, ये विरुद्ध आहार। हम गर्म भोजन भी ले रहे हैं और ठंडा पानी भी पी रहे हैं, गलत, विरुद्ध आहार की श्रेणी में है। प्रकृति ने जिस ऋतु में जो फल, जो सब्जी, जो औषधीय पौधे उपलब्ध कराए, उनका ही प्रयोग करना चाहिए, वही शरीर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमने ऋतु विरुद्ध खाया, गर्मी में गोभी मटर खाएंगे, नुकसान होने ही वाला है। जाड़े में हरी सब्जी और खीरा खाएंगे, नुकसान होने ही वाला है। जाड़े के लिए मूली, गाजर, मटर, गोभी है, गर्मी के लिए खीरा है, हरी सब्जियां हैं, तरबूज है, खरबूज है, आम है। जिस सीजन में जो है वही खाइए, वही लाभकारी है। दूध और दही वाली वस्तु एक साथ मत खाइए, रायता भी लेंगे और खीर भी लेंगे, गलत है, ये नहीं खाना। असमय नहीं खाना, रात में 12 बजे 2 बजे खा रहे हैं, ठीक नहीं है। बार बार दिन भर मुंह चल रहा है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हमने ध्यान रखी तो यही भोजन हमारे लिए औषधि का काम करता है। यहां पर मेडिकल के विद्यार्थी हैं, हिप्पोक्रेट का नाम सुना ही होगा, नहीं तो सुनेंगे वो। हिप्पोक्रेट जो स्वयं एक डॉक्टर थे, आज के एलोपैथिक डॉक्टर्स जिनकी शपथ लेकर वे डॉक्टर बनते हैं, वो स्वयं कहते थे, लेट डाई योर फूड इज योर मेडिसिन रादर देन योर मेडिसिन इज योर फूड। अर्थात भोजन आपका औषधि बनना चाहिए, ना कि औषधि इतनी अधिक हो जाए कि वो भोजन का स्वरूप ग्रहण कर ले। अगर ये ध्यान में है, हमने पालन किया, तो अवश्य ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। एक और पहलू ध्यान करिए, हम सभी एक ही विद्यालय में हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों की अलग अलग क्लासेस भी हैं। हमारे लिए पुस्तकें भी समान है, हमारी क्लास के लिए, सभी क्लास के सब विद्यार्थियों के लिए समान पुस्तकें हैं। टीचर भी एक ही रहता है, लेक्चर भी एक ही होगा, लेकिन परिणाम हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग रहता है। क्यों? हर विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग है। प्रश्न खड़ा होता है कि उसी पुस्तक, उसी लेक्चर से, उसी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी कुछ अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, कुछ मॉडरेट लेकर के आते हैं और कुछ बहुत कम मार्क्स लेकर के आते हैं। इच्छा तो हर एक की होती है, लेकिन अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाना। तो जो विद्यार्थी थोड़ी पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनके लिए मैं एक पुस्तक का नाम बताता हूं, वो ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। भारतीय मूल के एक लेखक हैं, ब्रिटिश लेखक हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा। बहुत पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लगभग 40 वर्ष तो होने वाले होंगे, थोड़ा कम अधिक हो सकते हैं। उस पुस्तक का नाम है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। हिंदी में भी उपलब्ध है, सफल जीवन के 7 आध्यात्मिक नियम। वो कैसी पुस्तक है, मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं, बाजार में मिल जाएगी, उसको पढ़ना चाहिए। हर एक के लिए उपयोगी है, इवन टीचर्स के लिए भी उपयोगी है। उसका पहला ही नियम है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, पूर्ण सामर्थ्य का नियम, कि एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कैसे करे। और उसके लिए वो पुस्तक में अलग अलग सुझाव देते हैं। एक सुझाव देते हैं मौन रखना। अब ये मौन रखना, उसका एक्सप्लेनेशन है उसमें, कि जैसे ही हमने सोचा हम मौन रखना चाहते हैं, हम तुरंत शांत हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं हाँ हमारा मौन शुरू हो गया। नहीं, ये मौन शुरू नहीं हुआ। ये तो वैसे ही है कि जैसे किसी व्यक्ति को
ए से लेकर जेड तक जाना है तो जेड तक पहुंचने की प्रक्रिया का ए है, माने इनिशियल स्टेज है। और उसमें आगे डिस्क्रिप्शन में आता है कि जैसे ही व्यक्ति ने सोचा उसको मौन रखना है और आंखें बंद की, उसकी ब्रेन की स्क्रीन पर चलने वाले विचार वो वेव्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और स्थिति कैसी होती है कि चूंकि उसने तय किया कि उसको चुप रहना है, बोलना नहीं है, वो और तेजी से चलता है। और थोड़ी देर के बाद लगता है तुमको बोल ही देना चाहिए, लेकिन अगर उसने मन पक्का किया नहीं मुझे मौन रहना है, चुप रहना है, वो देखेगा कि जो विचार ब्रेन की स्क्रीन पर बहुत तेजी से चल रहे थे धीमे धीमे वो स्लो होने लगते हैं और इतने स्लो हो जाते हैं कि हमारी ब्रेन की स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई पड़ती है। जब क्लियर दिखलाई दे तब समझिए उसका मौन प्रारंभ हो गया। और इसलिए इस प्रक्रिया में प्रारंभ में अधिक समय लगता है, लेकिन बाद में कम समय में ही वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहां से वास्तविक मौन शुरू होता है। और जब क्लियर स्क्रीन रहती है तो मस्तिष्क जिस प्रकार से चलता है उसमें जो आनंद की अनुभूति है, जिसको मौन साधता है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और इसलिए उसमें से क्रिएटिविटी प्रकट होती है, नए नए आइडियाज आते हैं। तब हम अपने बाकी सारे विचारों को सेट असाइड करके नए दिशा में बढ़ते हैं, हमारी क्षमता का विकास है। ऐसे ही बहुत सारे पहलू है उसमें। तो अपने को अपनी क्षमता का विकास करना है, समय का पूरा सदुपयोग करना है, अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, तो शायद यह पुस्तक सभी के लिए सहायक हो सकती है। सोचिए, विचार करिए। और एक चीज, संघ के एक अधिकारी थे माननीय शेषाद्री जी, जो संघ से कहीं जुड़े रहे होंगे, उन्होंने नाम सुना होगा। उनके जीवन की ऐसी घटना जो शायद हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकती है। बंगाल में प्रवास कर रहे थे, अधिक आयु थी। उन दिनों में आज के जैसे मोबाइल टैब ये नहीं थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं थे। एक घटना होगी लगभग 1995 के आसपास। तो एसी सेकंड में यात्रा कर रहे थे, तो चलते चलते वो लिखते रहते थे, पत्र लिखना, लेख लिखना, वो लिखते रहते थे। हम लोग भी लिखते हैं, क्योंकि हमको सारे काम एक साथ करने, तो चलते चलते हमको भी करने पड़ता। तो सामने एक बालक बैठा था, शायद 9वीं 10वीं का बालक रहा होगा। वो बड़े ध्यान से देख रहा था, ये सीनियर सिटीजन है, बूढ़े हो गए, तो भी लिखते चले जा रहे हैं, बराबर लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे। तो शेषाद्री जी ने उसकी ओर देखा, वो बड़ी इनकी ओर देख रहा था उत्सुकता से, उसे वार्ता की। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? कुछ नाम बताया। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो भी नाम बता दिया। बोले उनके पिताजी का नाम क्या है? बोले वो मालूम था, वो भी बता दिया। फिर बोले उनके पिताजी का नाम क्या है? तो देखने लगा वो सामने वाला ठीक तो है। फिर इन्होंने पूछा कि तुमको उनका नाम नहीं मालूम? कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो? बोले हाँ। बोले पढ़ाई करके क्या करोगे? बोले क्या करेंगे? शादी करेंगे, परिवार बनाएंगे। बोले और क्या करेंगे? खूब बड़ा परिवार बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने आपके बाबा के पिताजी का नाम पूछा तो आपको मालूम नहीं, और आप कहते हो हम परिवार बढ़ाएंगे, तो कौन याद रखेगा? बोले हाँ ये बात तो सही है। तो फिर शेषाद्री जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुमने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? हाँ सुना है, कौन नहीं जानता, बंगाल की घटना है। तो बोले स्वामी विवेकानंद जी ने शादी की थी? बोले नहीं, उन्होंने शादी नहीं की थी। तो आप उनके परिवार के हैं? बोले नहीं, हम उनके परिवार के नहीं हैं। फिर आप क्यों याद रखते नाम? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि उन्होंने देश के लिए काम किया,
इसलिए हम याद रखते हैं। तो शेषाद्री जी ने कहा कि पहले का अपना परिवार बसाऊंगा, बड़ा करूंगा, काम करूंगा, तो आपको याद करने वाला कोई नहीं। और स्वामी विवेकानंद जी ने परिवार नहीं बसाया, देश के लिए काम किया, तो आप उनके परिवार के नहीं हो तो भी उनको याद करते हो। अर्थात देश के लिए काम करोगे तो दुनिया याद रखेगी। आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले एक पुस्तक पढ़ने को मिली। हम भी ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, अभी मुझे मिली नहीं, आपको मिल जाए तो ऑनलाइन भी हो सकती है। उस पुस्तक का नाम है 7 बिजनेस महाराजाज ऑफ इंडिया। पढ़नी चाहिए वो पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है पढ़ने के लिए, युवाओं के लिए। उस पुस्तक का इंट्रोडक्शन ही 43 पृष्ठों में, 43 पेजेस फॉर इंट्रोडक्शन। तो जब वो पुस्तक मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आखिर ये पुस्तक क्या है, और 7 बिजनेस महाराज 7 ही क्यों है, ये 6 क्यों नहीं और 8 क्यों नहीं, ये 7 क्यों है, और यही 7 क्यों है। टाइटल को देखकर प्रश्न खड़ा हुआ। तो मैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगा। तो इंट्रोडक्शन में दिया था कि कोई ये सोचेगा कि ये जो 7 नाम हैं ये सब बहुत पढ़े लिखे होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे। तो उनमें से 7 में से 4 ऐसे थे जो वेल क्वालिफाइड नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन कम पढ़े लिखे। कोई दूसरा सोचेगा कि ठीक है कम पढ़े लिखे हो सकते लेकिन पारिवारिक व्यवसाय होगा। बोले 7 में से 3 ऐसे हैं उनका कोई पारिवारिक व्यवसाय भी नहीं है, तो भी ये बिजनेस महाराजा बन गए। और उसमें और आगे एक चीज लिखी थी कि 7 में से 2 लोग ऐसे हैं जो ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ज्यादा ना कोई पारिवारिक व्यवसाय है, तो भी वे बिजनेस महाराजा बने। और उन 2 में से एक नाम लिखा था उसमें, धीरूभाई अंबानी, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, पारिवारिक व्यवसाय भी नहीं। और आगे लिखा था इन 7 लोगों की एक ही विशेषता थी कि इन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का एक सपना देखा था। सुबह शाम सोते सोते जागते उठते बैठते केवल एक ही चीज ध्यान में थी, वो सपना जो उन्होंने देखा था अपने जीवन के लिए, और इसी सपने ने उनको जीवित रखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वे नहीं है कि जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वे हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और व्यक्ति को सोने नहीं देते। अपने टीवी चैनल में एक चैनल है आज तक, उसमें एक रात्रि में कार्यक्रम आता है ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें अंत में एक कोटेशन आता है। एक दिन बहुत अच्छा कोटेशन आया, मैं लिख लिया मैंने उसको, हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। कोटेशन था वो, जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उनके लिए रातें छोटी होती हैं, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना होता है उनके लिए दिन छोटा होता है। और अभी जब वीडियो चल रहा था, डॉक्टर सुनील कपूर जी की यात्रा हमारे सामने थी, तो मुझे तुरंत और एक उदाहरण ध्यान में आ गया। अभी मैंने जिनका नाम लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। आज से लगभग एक 22-23 वर्ष पहले मुझे देखने को मिली। मैं केरल में था किसी काम से, 3 दिन का समय था, वो उस समय शायद पुस्तक आई थी। हम में से भी जिन्होंने पढ़ी होगी उनको ध्यान में होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उनकी जीवनी है वो एक तरह से। तो हम 2 लोग थे, 3 दिन थे हमारे पास, दोनों लोगों को अलग अलग पुस्तक पढ़नी थी।
तो पहले मेरे हाथ में आई तो मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी करके 1.5 दिन में उसको पूरा कर लिया। मेरे साथ और एक सीनियर प्रचारक थे, चूंकि हम दोनों एक साथ ही यात्रा करने वाले थे, पुस्तक लेके नहीं जा सकते थे, उन्होंने भी पढ़ लिया। तीसरे दिन बोलते हैं इसमें क्या बात है, एपीजे बहुत प्रतिभाशाली थे, मेहनत करते थे, सफलता मिलती चली गई, आगे बढ़ते चले गए। मैंने उनसे कहा नहीं नहीं नहीं, अभी आप वास्तविक चैप्टर पर नहीं पहुंचे। उस पुस्तक का अंतिम चैप्टर खोलिए तो वस्तु स्थिति ध्यान में आएगी। ये ठीक है वो प्रतिभाशाली थे, उन्होंने परिश्रम किया, वो सफल होते चले गए, लेकिन अंतिम चैप्टर कहता है कि उनके सामने भी वैसी ही कठिनाई आई जैसे एक सामान्य व्यक्ति के सामने आती है। हर बार सफलता मिलेगी यह आवश्यक नहीं है, कई बार मिलती थी, कई बार नहीं मिलती। और इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में जब भी आगे बढ़ेंगे हर बार सफलता नहीं आएगी, असफलता भी आएगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। डॉक्टर सुनील कपूर जी के वीडियो से सबको ध्यान में आ गया होगा कि उन्होंने जितने भी काम किए सामान्य स्थिति से प्रारंभ किया, कठिनाई अवश्य आई होगी, ऐसा हो नहीं सकता कठिनाई ना आए, लेकिन उसको भी पार करते हुए वे आगे बढ़ते गए, आज हमारे सबके सामने। ठीक वैसे ही जैसे आज से 5-6 वर्ष पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, उसमें एक चित्र था, एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत सारे दरवाजे हैं, सभी दरवाजे बंद हैं, एक व्यक्ति हॉल के अंदर है, वो हॉल से बाहर जाना चाहता है, वो एक एक दरवाजे को नॉक करता है, वो ध्यान में आता है सभी दरवाजे लॉक हैं और बंद हैं। एक तरफ से नॉक करते हुए वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर बढ़ता चला जाता है। लास्ट में जब वो दरवाजे पर पहुंचता है तो उसको एक कोटेशन मिलता है, और वो कोटेशन क्या था, नॉक द डोर, प्रेस द डोर एंड गेट आउट फ्रॉम द डोर। लेकिन जहां ये लिखा था वहां पर और एक लेफ्ट साइड में एरो बना था, उस एरो में और एक चीज लिखी थी, ऑल्दो ऑल डोर्स आर क्लोज्ड बट नॉट ऑल डोर्स आर लॉक्ड। फिर आगे दिया हुआ था एरो, प्रेस द डोर, नॉक द डोर, प्रेस द डोर एंड गेट आउट फ्रॉम द डोर। अर्थात जीवन में असफलता मिलेगी, लेकिन हर समय असफलता मिलेगी ऐसा नहीं है, सफलता भी इंतजार कर रही है। और इसलिए जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है। हमने जो भी जीवन लक्ष्य बनाया है उसको विजुअलाइज करिए, उस पर काम करते रहिए, अपनी क्षमता को बढ़ाते रहिए, अवश्य ही हमको 1-2 बार की असफलता के बाद सफलता मिलेगी। हम सभी ऐसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन में सफल हो, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। ऐसे सफल जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जाने के पहले एक कार्यक्रम आपके टाइम टेबल में और लिखा है, उसकी जानकारी और दे देता हूं। उसमें लिखा है व्हाइट कोट सेरेमनी। ये व्हाइट कोट सेरेमनी क्या है? वास्तव में जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हर समय व्यक्ति को सिखाने के लिए कुछ चरण बनाए हैं, सीखने के लिए चरण बनाए। हर मेडिकल के विद्यार्थी के लिए, वो पैरामेडिकल में है, मॉडर्न में, आयुर्वेद में, किसी स्ट्रीम में है, उसके लिए एक स्टेप बनाया है जिसको अभी पिछले 30 वर्षों से आया है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 1991 से शुरू हुआ है, व्हाइट कोट सेरेमनी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका अर्थ ऐसा ही है जैसे हमारे भारतीय जीवन पद्धति में 16 संस्कारों की व्यवस्था है। हर बार हम कुछ कुछ सीखते जाते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाते जाते हैं,
वैसे ही है, व्हाइट कोट सेरेमनी है, अर्थात मेडिकल कमीशन ने हर एक के लिए एक शपथ निर्धारित की है, उसका नाम है चरक शपथ। वैसे मैंने शुरू में बताया था एलोपैथी विद्यार्थियों के लिए पहले एक हिप्पोक्रेट की ओथ थी, लेकिन हिप्पोक्रेट की ओथ पढ़ाई समाप्त होने के बाद मिलती थी। तब तक व्यक्ति उतना समय बिता चुका होता था, लेकिन यह चरक शपथ यह विद्यार्थी काल प्रारंभ होने के समय मिलता है। और इसकी भावना कैसी है, केवल थोड़ी भावना समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा सब विद्यार्थियों के लिए कि जो व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है वो केवल अकेला नहीं है। जैसे वो अपनी माता पिता की संतान है, समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है, वैसे ही इस संसार और ब्रह्मांड का भी घटक है। इसलिए सभी को साक्षी मानकर वो संकल्प लेता है कि मैं जीवन में वो काम करने जा रहा हूं जो विशुद्ध सेवा का कार्य है। मैं रोगी को देखूंगा तो मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, रोग निवारण की होनी चाहिए। ना तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। अर्थात भावना कौन सी है, मुझे किसी राज्य की, किसी स्वर्ग, किसी मोक्ष की इच्छा नहीं है। मेरे मन में केवल एक ही कामना है कि मैं पीड़ितों के दुख का हरण कर सकूं। इस भावना के साथ आगे बढ़ना, उसमें कुछ सावधानियां भी हैं कि किसी भी रोगी की कुछ ऐसी गुप्त चीज है जो रोग के विश्लेषण के दौरान उसको पता लगी, उसको कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना उसका भी प्रशिक्षण है। महिला रोगी की चिकित्सा करना है, उसके प्रियजन के सामने ही उसका निरीक्षण करना है। उसके पास अर्थ हो सकता है, अर्थ नहीं भी हो सकता है। मेरा उद्देश्य कैसा होना चाहिए, उसकी पीड़ा को हरण करने का। ऐसी भावनाओं के साथ वो चरक शपथ है। व्हाइट कोट सेरेमनी के पीछे एक भाव है, व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है, व्यवसायिक भी है। और इसलिए हम सब अपने जीवन में सफल हों, उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जैसा कि सर ने बताया कि अब हमारी व्हाइट कोट सेरेमनी का प्रोग्राम है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि उसके लिए जो गणमान्य गण हैं जो आमंत्रित रहेंगे व्हाइट कोट सेरेमनी के समय हमारे बीच, हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय सर, डॉक्टर भरत शरण सिंह सर, डॉक्टर सुनील कपूर सर जो संस्था के हमारे चेयरमैन हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार डे, और इसके अलावा मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर क्रमवार तरीके से डॉक्टर नवल सर, हाँ, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जी डॉक्टर मनोज शुक्ला सर, डॉक्टर मनोज मित्तल सर, डॉक्टर शैलेश रंगवंशी, श्रीमती ज्योति मालवीय मैडम, डॉक्टर सी गोमती, डॉक्टर अशोक कुमार झाला, श्री मिहिर कुमार जी और डॉक्टर नवल किशोर सर। डॉक्टर एन के अग्रवाल सर, श्री प्रसाद पिल्लई सर, डॉक्टर श्याम पाटकर सर, डॉक्टर नमीश मेहता सर, डॉक्टर शैलेंद्र मोदी सर, श्री विजय कुमार पुंजी, डॉक्टर जुनैद अली और डॉक्टर सत्कार प्रसाद। तो आप सभी लोगों से सादर निवेदन है कि क्रमवार तरीके से खड़े हो जाएं, तो ये व्हाइट कोट सेरेमनी का
call our dear students to start with. It is our absolute pleasure and privilege to welcome you all to Shubh Arambh 2024, an occasion that promises to be both memorable and inspiring. My name is Dr. Sania Ali. And I am Daksha Parmar, honored to be your host for this part of this event. Your presence here adds immense value to this gathering, and we are thrilled to have you join us on this special occasion. It is truly an honor to stand before you on this momentous occasion. Today we celebrate not only a tradition but also the beginning of a journey marked by dedication, compassion and pursuit of knowledge in the service of humanity. To our student, this white coat ceremony is more than the simple act of wearing a coat. It is a rite of passage. This coat symbolizes your commitment to uphold the highest standards of care and ethics. It embodies professionalism, empathy and the responsibility that come with the privilege of being entrusted with the lives of others. Dentistry is calling like no other. It demands resilience, lifelong learning and unwavering integrity. But it also offers profound rewards, the ability to heal, to comfort and to make a difference in the lives of individual and community. Let us also take a moment to recognize the support system behind you, your families, friends and mentors who have guided you to this point. Their sacrifice, encouragement and belief in you have laid the foundation for your success. Now I would like to call our dear students to start with the ceremony. Arifa, Abhishek, Aditi Parashar, Aditi Verma, Advaita P, Afrin Naz, Ahmed Sufi, Anjali Patidar, Anshika Sen, Anubhavi, Anushka, Aparna Sunil, Ariba Tanveer, Aryan Mehra, Ayushi Patel, Chandrakant, Chetan, Dali Pawar, Dipanshi. Divya Patel, Durga Mavi, Habibul Bashar, Harsh Muleva, Ritik Arya, Ilma Ansari, Ilma Khan, Iman Gulzar, Ishita Bansal, Ishit Mishra, Jayanti, Jia, Jyoti Meena, Kamlesh, Karina Peda, Karina Doke. लक्ष्मी चांद, लहर, लक्की, महक, माहीन अंसारी, माहिका, मेघा धाकड़, मिताली, मोहम्मद फरहान, नीलाक्षी, नुरैन फातिमा, पालक, प्रेक्षा विनोद, प्रिया गौतम, प्रियांशु, पूर्वी शर्मा, राज देवनाथ, रवि शंकर, रेवा मालविया, रुकैया अनीस, रूपाली मिस्त्री, साक्षी मेटकर, सलोनी मालविया, समीरुद्दीन, संजना विनोद, शीतल पटेल एंड शेख समीर.
अतिथिगण पधारे हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी का सादर अभिवादन। शिक्षा के मंदिर में कार्यक्रम है, अतः प्रथम आभार नमन ज्ञान की देवी मां सरस्वती को, जिनकी प्रेरणा कृपा आशीर्वाद से यह गरिमामयी कार्यक्रम शुभारंभ 2024 संपन्न होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती एवं आयुष मंत्रालय के सलाहकार मंडल के सदस्य। भाभा विश्वविद्यालय आपका आभारी है। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच संयोजन समन्वय करते हुए हमारे विश्वविद्यालय हेतु समय दिया है, हमें कृतार्थ किया है। हम आपके आभारी हैं, अनुग्रहित हैं। आपका स्नेह एवं आशीर्वाद भाभा विश्वविद्यालय को पूर्व में भी मिलता रहा है और आपके सहयोग भाव को देखकर हम आशान्वित ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका स्नेह एवं मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा। बारंबार आभार। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष समसम्मानीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, आप प्रदेश के 53 निजी विश्वविद्यालयों की विनियामक नियामक संस्था के प्रमुख हैं। कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त भारतीय शिक्षण परिषद के अखिल भारतीय यानी राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी आपके पास है। शासन एवं विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय का गुरुतर कार्य प्रतिदिन किसी न किसी विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों में व्यवस्था आपकी रहती है। हम आपके आभारी हैं। आपने विश्वविद्यालय के हमारे अनुरोध आमंत्रण को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मात्र भाभा विश्वविद्यालय ही नहीं वरन आरकेडीएफ ग्रुप के सारे विश्वविद्यालयों को आपका स्नेह मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहा है। इसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। पुनः हृदय से आभार। आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरपर्सन हमारे संरक्षक परम श्रद्धेय डॉक्टर सुनील कपूर जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपका अप्रतिम योगदान, गुणवत्ता एवं सुविधाओं हेतु आपकी प्रतिबद्धता, जिसकी सराहना क्षेत्र के या क्षेत्र से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स करते हैं, आपकी उस उपस्थिति हमें स्वस्फूर्त कर देती है। शिक्षा क्षेत्र, मेडिकल, जिम, रेलवे, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मीडिया, बैंकिंग आदि आदि अनेक विभिन्न प्रकृति के संस्थानों कार्यों का संयोजन, समन्वय, व्यवस्थापन, त्वरित निर्णय, जुझारू व्यक्तित्व, समाज सेवा जैसी विलक्षणता हम सभी को अभिभूत कर देती है। हमारे आमंत्रण अनुरोध को स्वीकार कर आपने हमें अमूल्य समय दिया है, आशीर्वाद प्रदान किया है। विश्वविद्यालय आपके प्रति आभारी है। कोटिशः आभार। आरकेडीएफ ग्रुप के एमडी सम्मानित सिद्धार्थ कपूर जी, उनकी अनुपस्थिति में मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। किसी कार्यवश वो उपस्थित नहीं हो सके हैं। आपके विश्वविद्यालय परिसर में आगमन से ही विश्वविद्यालय हमेशा ऊर्जा से उत्प्रोत हो जाता है। आपका मित्रवत एवं विनम्र व्यवहार है, स्वभाव है। हम अपनी समस्याएं, बातें सहजता से आपके समक्ष रख पाते थे और आपके माध्यम से आगे उसको बढ़ाते थे। आपकी सदाशयता सेतु कार्यक्रम में उपस्थित होते तो अच्छा लगा, उन्हें व्यक्त करना चाहूँगा। मिहिर कुमार जी, जो कि आरोग्य भारती से जुड़े हुए हैं, विभिन्न समाज सेवी एवं पदों का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर एस पंड्या जी, वो भी कई समाज सेवी संस्थाओं, शासकीय और अशासकीय समितियों से जुड़े हुए हैं और अपना योगदान कर रहे हैं। आपने भी हमारे लिए समय निकाला, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय संस्थाओं से पधारे अतिथिगण, सबसे मैं परिचित तो नहीं हूँ। अभी डॉक्टर रुचि चौबे कुलगुरु SRK विश्वविद्यालय बैठी थी, आदि आदि।
सभी का आभार। भाभा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति परम सम्माननीय डॉक्टर साधना कपूर जी, जो कि बाहर होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनका मैं उनकी अनुपस्थिति में आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा हम लोगों को सहयोग कर प्रेरणा प्रदान करती है। भाभा विश्वविद्यालय के कुलगुरु हमारे संरक्षक सम्माननीय डॉक्टर दिलीप कुमार डे सर, आपके कुशल निर्देशन मार्गदर्शन में न केवल आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है, अपितु विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। प्रशासनिक गंभीरता गतिविधियां अकादमिक हो या प्रशासनिक या व्यवस्था संबंधी, सभी पर पैनी नजर, बड़ी से बड़ी समस्या का शांत भाव से निराकरण और ऐसे गुणों के साथ सुचिता सर्वोपरि। आज के कार्यक्रम के प्रणेता, मार्गदर्शक, समन्वयक एंड व्हाट नॉट, सम्मानी एवं सभी के प्रिय सीओ सर श्री प्रसाद पिल्लई जी, आपका भी आभार। हमारी सीएफओ डॉक्टर ज्योति मालवी, किसी भी कार्यक्रम की सफलता में संसाधन सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो उन्होंने जो सहयोग किया है उसके लिए उनका आभार। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलगुरु सम्मानीय डॉक्टर एनके अग्रवाल सर, सम्मानीय कुलसचिव डॉक्टर श्याम पाटकर जी, हाल में ही विश्वविद्यालय से जुड़े मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री विजय पुंज जी, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर निमिष मेहता जी, सफल आयोजन व्यवस्था एवं संयोजन हेतु आभार। भाभा विश्वविद्यालय की विभिन्न संगठन संस्थाओं, महाविद्यालयों के प्राचार्य, डीन्स, डायरेक्टर, आप सभी ने वांछित सहयोग प्रदान किया है, आप सभी का आभार। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय का समस्त नॉन टीचिंग स्टाफ, कर्मचारीगण, कार्यक्रम की रूपरेखा और मार्गदर्शन जरूर हम लोग करते हैं, परंतु कार्यक्रम की व्यवस्थाएं और उनको मूर्त रूप देने का कार्य और कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग, जो कि पर्दे के पीछे जुटे रहते हैं। इनका योगदान सर्वाधिक होता है, अतः आप लोगों का विशेष आभार, आप इसके हकदार भी हैं। मीडिया क्षेत्र से पधारने वाले सभी सम्मानीय मीडिया कर्मियों का आभार, आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रस्तुतियों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं जिन्होंने कार्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाया है, उनका भी आभार। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में यूजी हो या पीजी, इस सत्र के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र छात्राओं, जिनके लिए वास्तव में यह कार्यक्रम आयोजित भी था, आपको विश्वविद्यालय के परिवेश परंपराओं से अवगत कराने के लिए यह कार्यक्रम था। आपकी अनुशासनपूर्ण उपस्थिति ही कार्यक्रम को सार्थक बनाती है, आपका भी आभार। आगे आने वाले समय में अनुशासनरत रहकर विश्वविद्यालय की उच्च परंपराओं के पोषण हेतु आप अपना योगदान देंगे और समाज, देश और स्वयं उन्नति कर सकेंगे, इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसी कामना है। पुनः सभी का आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे माननीय अतिथि महोदयों का यहाँ से प्रस्थान होगा, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पे खड़े होकर, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, तो उनका स्वागत करें। और उसके बाद आप सभी यथावत बैठे रहेंगे। अभी इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, उनका सहयोग हमेशा अपेक्षित रहा है। तो अभी अतिथियों के यहाँ से प्रस्थान के बाद उस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू किया जाए।